आज के इस विश्लेषण में हम किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी के उस दिल तोड़ देने वाले कॉन्ट्रास्ट को समझेंगे। एक तरफ उनकी ऐसी ग्लोबल मेगा सक्सेस थी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ उनका वो गहरा निजी दर्द था जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। ये सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी इमोशनल स्ट्रगल है जो हमें याद दिलाती है कि बेहिसाब सफलता के पीछे का अंधेरा आखिर कितना गहरा हो सकता है। सोचिए, एक ऐसी कामयाबी जहां 39 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने, जो मौत के बाद भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी दर्दनाक मौत जहां ऑटोप्सी में पता चला कि शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं, हर जगह इंजेक्शन के निशान थे और पूरा वजूद ड्रग से भरा हुआ था। आखिर जिस इंसान ने दुनिया की हर खुशी खरीद ली हो, उसका अंत इतना खौफनाक कैसे हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो सीधे दिल पर चोट करता है। इस दर्द की बुनियाद दरअसल उनके बचपन में ही रख दी गई थी। इंडियाना के एक बेहद गरीब 2 बेडरूम वाले घर से ये कहानी शुरू होती है। 10 भाई बहनों में 8वें नंबर के माइकल को सिर्फ 6 साल की मासूम उम्र में उनके पिता जोसेफ जैक्सन ने फैमिली बैंड में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, ये कोई शौक नहीं था, ये प्योर फाइनेंशियल सर्वाइवल की लड़ाई थी। एक नन्हे से बच्चे के कंधों पर अपने पूरे परिवार को गरीबी से निकालने का बोझ डाल दिया गया था। और सच कहूं तो ये बचपन किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। रिहर्सल में जरा सी गलती होने पर बुरी तरह पीटा जाता था। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला सच, जिसकी बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी पुष्टि की, वो ये था कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी आवाज़ को हमेशा पतला और हाई रखने के लिए उन्हें प्यूबर्टी डिलेइंग इंजेक्शंस दिए गए। सोचकर देखिए, एक ऐसी कीमत जिसने उनका बचपन हमेशा के लिए छीन लिया, और ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स दी जिससे वो जिंदगी भर मुक्त नहीं हो पाए। बचपन के इस लगातार साइकोलॉजिकल अब्यूज और पिता द्वारा नाक को लेकर उड़ाए गए मजाक ने उनके अंदर इतनी गहरी इनसिक्योरिटीज भर दी थीं कि 1979 की पहली राइनोप्लास्टी सिर्फ एक कॉस्मेटिक चॉइस नहीं रह गई थी। वो एक टूटे हुए इंसान की अपने आप को फिजिकली ठीक करने की एक बेचैन कोशिश थी। और यहीं से सर्जरीज का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने आगे चलकर उन्हें सांस लेने में तकलीफ दी और लगातार मेडिकल इंटरवेंशंस के भूल भुलैया में फंसा दिया। लेकिन इन सब अंधेरों के बीच एक ऐसी चमक आई जिसने पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया दी। 20 मिलियन, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये कॉपीज थी उनकी 1979 की सोलो एल्बम ऑफ द वॉल की। इस कामयाबी ने उन्हें 1980 तक सबसे ज्यादा रॉयल्टी लेने वाला आर्टिस्ट बना दिया। अपने दर्द और इनसिक्योरिटीज के बावजूद उन्होंने अपने टैलेंट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और ये साबित किया कि अगर जुनून सच्चा हो तो बड़े से बड़ा ट्रॉमा भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और सफलता का ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं था। जरा सोचिए, 47 मिलियन लोग 1983 के मोटाउन 25 ब्रॉडकास्ट में जब उन्होंने बिली जीन गाने पर पहली बार अपना आइकॉनिक मून वॉक किया तो पूरी दुनिया बस सांसें थाम कर देखती रह गई। एक ही रात में वो एक स्टार से एक ग्लोबल फिनोमेना बन गए। ये उनकी कड़ी मेहनत और अपने दर्द को कला में बदलने की सबसे शानदार जीत थी। लेकिन सफलता के इस शिखर पर एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। 1983 में जब उन्होंने $5 मिलियन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेप्सी डील साइन की, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक ट्रैजिक मोड बनेगा। कमर्शियल शूट के दौरान अचानक एक धमाके से उनके बालों में आग लग गई। 3rd डिग्री बर्न्स। उस असहनीय दर्द को कम करने के लिए जो पेनकिलर्स शुरू हुए, वही उनकी जिंदगी भर की लत बन गए। एक ऐसी रिलायंस जिसने उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। देखिए, जब लोग सफल होते हैं तो अफवाहें एक साये की तरह पीछा करती हैं। दुनिया ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी मिटाने के लिए जानबूझकर अपनी स्किन को ब्लीच कर रहे हैं। पर मेडिकल सच्चाई कितनी अलग और कितनी दर्दनाक थी। उन्हें विटिलाइगो नाम का एक स्किन डिसऑर्डर था, जिसमें स्किन पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। जिन दागों को छुपाने के लिए वो मास्क, ग्लव्स और फुल स्लीव शर्ट्स पहनते थे। बेदर्द दुनिया ने उस मजबूरी को उनका अहंकार समझ लिया। पैसों की कमी थी नहीं, तो 1988 में $17 मिलियन खर्च करके उन्होंने 2700 एकड़ का नेवरलैंड रांच बनवाया, जिसमें अपना एक पर्सनल जू और थिएटर भी शामिल था। ये सिर्फ एक आलीशान एस्टेट नहीं था, दरअसल ये उस बचपन को वापस जीने की एक कोशिश थी जो उनसे बहुत पहले छीन लिया गया था। पर यही सैंक्चुरी, यही अकेलापन और बच्चों की मासूमियत की तलाश
आगे चलकर उनकी जिंदगी के सबसे अंधेरे चैप्टर की बुनियाद बनने वाली थी। 1993 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। जॉर्डन चैंडलर नाम के एक 13 साल के लड़के ने उन पर संगीन एलिगेशंस लगाए। यहाँ तक कि उनकी अपनी बहन लटोया ने भी पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए, जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया, ये कहते हुए कि उनके पति ने उन्हें फोर्स किया था। नेवरलैंड पर पुलिस रेड हुई। पुख्ता सबूत ना होने के कारण केस $23 मिलियन में सेटल तो हो गया, लेकिन इन सब ने माइकल की मेंटल हेल्थ को पूरी तरह तोड़ के रख दिया। पर इन सब विवादों और तनाव के बीच भी उनका सृजनात्मक जुनून, उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ। 1995 की एल्बम हिस्ट्री के गाने दे डोंट केयर अबाउट अस के लिरिक्स को लोगों ने पूरी तरह गलत समझ लिया, जबकि वो पूरे दिल से सामाजिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। 1996 में वो अपने टूर पर इंडिया भी आए, जहां उन्होंने AR रहमान जैसी दिग्गज आर्टिस्ट के साथ वक्त बिताया। दुनिया उन्हें लगातार मिस इंटरप्रेट करती रही, पर वो अपने म्यूजिक के जरिए इंसानियत से जुड़ने की अपनी लड़ाई लड़ते रहे। नया दशक आते आते स्ट्रेस का एक ऐसा पहाड़ उन पर टूट पड़ा जिसे झेलना नामुमकिन सा हो गया। 2001 में सोनी म्यूजिक के साथ उनका $30 मिलियन का बड़ा डिस्प्यूट हुआ। फिर 2003 में उन पर दूसरी बार एलिगेशंस लगे। 4 महीने तक लंबा ट्रायल चला। हालांकि ट्रायल के बाद वो पूरी तरह निर्दोष साबित हुए, पर इस बेहिसाब मेंटल एंग्विश और बढ़ते कर्जे ने उन्हें अंदर तक निचोड़ दिया था। उन्हें अपना प्यारा नेवरलैंड बेचना पड़ा, और इसी बेचैनी ने उन्हें सिवियर इंसोम्निया यानी नींद न आने की भयानक बीमारी का शिकार बना दिया। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक सच्चा लेजेंड कभी हार नहीं मानता। कई साल अंधेरे में गुजरने के बाद 2009 में जब उन्होंने अपने कमबैक कॉन्सर्ट दिस इज इट की घोषणा की, तो पता है क्या हुआ? सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन टिकट्स बिक गए। 1 मिलियन! ये इस बात का सबूत था कि चाहे जितने तूफान आए, दुनिया का प्यार उनके लिए कभी कम नहीं हुआ। उनकी स्टार पावर आज भी उतनी ही चमक रही थी। पर इस मैसिव कमबैक के प्रेशर ने उनका इंसोम्निया इतना बढ़ा दिया कि वो 5-5 दिन तक सो नहीं पाते थे। तब उन्हें प्रोपोफॉल नाम का ड्रग दिया जाने लगा। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई आम दवा नहीं है। ये एक ऐसी पावरफुल सर्जिकल दवा है जो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर्स में इस्तेमाल होती है। नींद के लिए उस भयानक तड़प में माइकल इस पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे और इसे अपना मिल्क कहने लगे थे। एक ऐसी मजबूरी जो उनके लिए जानलेवा साबित होने वाली थी। 24 जून 2009 की उस रात रिहर्सल से लौटने के बाद एक थका हुआ इंसान बस थोड़ी सी नींद के लिए तरस रहा था। रात 1:30 बजे से लेकर सुबह तक उन्हें नॉर्मल सेडेटिव्स दिए गए, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। स्टेज पर परफॉर्म करने की एक डेस्परेट उम्मीद और नींद की तलब में सुबह 10:30 बजे उन्होंने प्रोपोफॉल मांगी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, पर फिर दोपहर 12:15 पर वो अनरिस्पॉन्सिव पाए गए और आखिरकार 2:30 बजे दुनिया के सबसे बड़े सितारे को हमेशा के लिए मृत घोषित कर दिया गया। सच तो ये है कि ये मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक भयानक मेडिकल नेग्लिजेंस थी। जिस इंसान के आसपास 24 घंटे डॉक्टर्स की पूरी टीम रहनी चाहिए, उसकी मौत बिना किसी प्रॉपर मॉनिटरिंग के हो गई। उनके पर्सनल फिजिशियन के पास प्रोपोफॉल को मॉनिटर करने वाले बेसिक इक्विपमेंट्स तक नहीं थे। कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर था, पर उसे छुआ तक नहीं गया, और मेडिकल इमरजेंसी टीम को बुलाने में जानबूझकर देरी की गई। इसी भयानक लापरवाही ने एक लेजेंड की जान ले ली, जिसके लिए उस डॉक्टर को 4 साल की सजा भी हुई। इस मौत की अचानक आई खबर ने कई कॉन्स्पिरेसीज को जन्म दे दिया। लोगों ने सोचा कि म्यूजिक कैटलॉग डिस्प्यूट्स के चलते म्यूजिक इंडस्ट्री ने उन्हें मरवा दिया है, पर सच्चाई अफवाहों से ज्यादा कड़वी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने पूरी तरह साफ कर दिया था कि उनका शरीर सालों की ड्रग डिपेंडेंसी और पेन किलर्स के बोझ तले कंप्लीटली तबाह हो चुका था। ये किसी बाहरी दुश्मन की नहीं, उनके अपने निजी दर्द और अंदरूनी स्ट्रगल्स के अंजाम की कहानी थी। और उस दिन उनके आने का जितना शोर था, उनके जाने की गूंज उससे भी कहीं बड़ी थी। मौत की खबर आते ही लोगों ने इंटरनेट पर इतना सर्च किया कि लिटरली पूरा इंटरनेट फिजिकली क्रैश हो गया। उनका टेलीवाइज्ड मेमोरियल दुनिया के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला नॉन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट बन गया, जिसे अकेले यूएस में 30 मिलियन लोगों ने देखा। उस दिन वक्त जैसे पूरी दुनिया के लिए रुक गया था। ऐसा असर और ऐसी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा लेजेंड ही छोड़ सकता है। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या बेहिसाब कामयाबी और ग्लोबल इमॉर्टैलिटी की आखिरी कीमत जिंदगी से शांति का पूरी तरह छिन जाना है?
माइकल जैक्सन ने दुनिया को सदियों तक अमर रहने वाला म्यूजिक और मोटिवेशन दिया, पर बदले में खुद एक ऐसी जिंदगी जी जहां सुकून की तलाश कभी खत्म नहीं हुई। उनकी ये पावरफुल स्ट्रगल हमें एक बेहद बड़ा सबक दे जाती है। अपने सपनों का पीछा जरूर करिए, हर मुश्किल को तोड़कर आगे बढ़िए, लेकिन सफलता की उस अंधी दौड़ में अपने अंदर के मासूम बच्चे और अपने मन की शांति को कभी मरने मत दीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।